तो सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका स्वागत। आज शनिवार है 5 दिसंबर 2025। शनिवार है तो हमारा डे है 50 मिलीसिमल पोटेंसी इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, रिटन बाय डॉक्टर हनुमान चौधरी साहब की बुक को पढ़ने का टर्न है आज। 50 मिलीसिमल पोटेंसी इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। और इसमें हम कौन से पेज पे हैं, कोई हेल्प करेगा? एलिवेशन ऑफ फिफ्थ एडिशन हो गया था, शायद ये चलेगा। पेज नंबर 6 से मुझे लग रहा है कि न्यू कंसेप्ट फॉर न्यू जनरेशन है हाँ जी। जी, सही कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। न्यू एस। कंसेप्ट फॉर न्यू जनरेशन। हाँ जी, हाँ और जी। डेट हो गई है 6 दिसंबर 2025। पेज नंबर 6 पे जी। हैं हम लोग। हम्म। न्यू कंसेप्ट फॉर द न्यू जनरेशन। हम्म। इसमें कह रहे हैं कि वी आर टू मार्च फॉरवर्ड द ट्रूथ in spite of the antagonistic attitudes of a हम्म। section of the followers of the fifth edition towards the sixth। हम्म। हमें बढ़ना होगा आगे सच्चाई की तरफ, इन स्पाइट ऑफ द एंटागोनिस्टिक एटीट्यूड, बजाय किसके कि हम एंटागोनिस्टिक एटीट्यूड रखें ऑफ ए सेक्शन ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ फिफ्थ एडिशन टुवर्ड्स द सिक्स। जो फिफ्थ एडिशन के फॉलोवर हैं वो सिक्स एडिशन को लेकर के जो एंटागोनिस्टिक एटीट्यूड रखे हैं उसको छोड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है सच्चाई की तरफ। जो कह रहे हैं ना कि नहीं हम तो फिफ्थ को ही मानते हैं, सिक्स्थ पता नहीं सही है भी नहीं है, वो कौन सा एनीमैन साहब के समय पे आया था, कहीं उसमें बदलाव तो नहीं करा। एनीमैन कुछ लोगों को डाउट है अमितपाल भाई सिक्स्थ पे। जी, तो बिल्कुल। कह रहे हैं हम उस चक्कर में ना पड़े, उसके उनके एंटागोनिस्टिक एटीट्यूड के चक्कर में ना पड़े, हमें सच्चाई की तरफ आगे बढ़ते हुए या बढ़ना है। कह रहे वी शुड नेवर फॉरगेट दैट इन होम्योपैथी डॉक्टर हैनीमैन इज स्टिल द सोल अथॉरिटी। हम हम्म। ये कभी ना भूलें कि होम्योपैथी में डॉक्टर हैनीमैन साहब ही एकमात्र अथॉरिटी हैं। उनके बताए हुए जी। शब्द, उनका बताया हुआ लिटरेचर, उनके बताए हुए डायरेक्शंस ही एक हम्म। सोल अथॉरिटी का अधिकार रखती हैं। तो कौन हम्म। क्या कह रहा है उसको छोड़ते हुए हम ये देखें जो हैनीमैन साहब कह रहे हैं। डॉक्टर दीदार सर कह रहे थे ना मेरे गुरु ने कहा कहा मैं उसको मानता हूं। बिल्कुल। कौन क्या कह रहा है, बिल्कुल। उन सबसे पहले मैं डॉक्टर हैनीमैन साहब के बताए हुए रास्तों पे विश्वास करूंगा। हम्म। आगे कह रहे हैं डॉक्टर कैंट सेड अबाउट हिम, लेट ऑल हम्म। मैन लर्न फ्रॉम हिम अंटिल दे कैन डू एज ही डिड, फॉर ही वाज एंड स्टिल ही इज द टीचर अबव ऑल अदर्स। कैंट साहब ने हैनीमैन हम्म। साहब के लिए बहुत अच्छे शब्द कहे अमित सफाल भाई कि हम्म। लेट ऑल मैन लर्न फ्रॉम हिम अंटिल दे कैन डू एज ही डिड। सभी हम्म। व्यक्ति, सभी लोग सीखें, उनसे सीखते हम्म। रहें जब तक वे वो ना कर सके जो उसने किया है, बहुत जब बढ़िया। तक उसकी बराबरी तक कोई ना आ जाए। जी। भाव ये है कि जब तक आप मेरे बराबर ना आ जाओ, जो मैंने किया है उतना ना कर लो, तो तब तक तो आप मेरे से सीखने का ही वो रखोगे ना। हाँ जी, बिल्कुल पहले सही मेरे बात है। जितना करके तो दिखाओ। बड़े सर कहते थे कि जो हम्म। हैनीमैन साहब ने जितना लिटरेचर दे दिया, या जो हैनीमैन साहब का लेवल था वहां से आगे उतना पूरा हम्म। करके उससे आगे प्लस हम्म। करो अगर आपको करना है तो। बिल- अभी आपने उतना बिल्कुल। तो करा ही नहीं, उतना तो पढ़ा ही नहीं जितना हैनीमैन साहब दे के चले गए। और आप कह रहे हैं कि जी। हम ना अपने विचार रखेंगे। भाई पहले तो उसे ही मान लो ना, पहले पढ़ तो लो हैनीमैन साहब के जितना। कह रहे हैं ओ लेट ऑल मैन लर्न फ्रॉम हिम, उन्हीं से सीखना होगा जब तक वो उतना ना कर दे जितना उस इंसान ने किया। फॉर ही वाज एंड स्टिल ही इज द टीचर अबव ऑल अदर्स। और तब तक हम्म। वो थे, वो हैं और वो रहेंगे सबके टीचर, जी। जी। जब तक उनके लेवल तक का ज्ञान हासिल करके हम्म।
उस लेवल पे ना आ जाए हम, और हम फिर उससे आगे की जोड़े साइंस में। तो बड़ी लेमन सी बात है कि मतलब अभी आप उतने बराबर तो हुए नहीं पढ़े लिख, अभी तो आपने उतना ही नहीं पढ़ा जितना वो दे गए, और आप उनके साइंस में उंगली उठाने का कोशिश करो या उसमें ऐड डाउन करने का कोशिश करो, तो ऐसा संभव नहीं है भैया। जब तक तो वही टीचर रहेंगे, जब तक कोई बंदा जो उन्होंने किया उस लेवल पे पहुंच ना जाए, या फिर पहुंच के उससे आगे का ना जोड़े। सो as the fourth edition was not in use after introduction of the fifth, the same should have happened with the fifth after the appearance of the sixth edition. तो इसलिए फोर्थ एडिशन जिस तरह से यूज में नहीं रहा जब फिफ्थ आ गया, इसी तरह से फिफ्थ भी यूज में नहीं रहेगा जब सिक्स्थ एडिशन आ जाएगा। तो consequently the scale of potency, mode of administration of medicine and mode of observation of patients should have been changed, and modified advices of Dr. Hahnemann in this regard incorporated in the sixth edition should have been followed. तो सिक्स्थ एडिशन के आने के बाद जो स्केल ऑफ पोटेंसी है, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन है, मोड ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट है, शुड हैव बीन चेंज, उनका वो एक तरह से चेंज हुआ है उनमें कुछ, और मॉडिफाई हुए हैं एडवाइस के हिसाब से डॉक्टर हेनमैन साहब की, जो कि उन्होंने शामिल करी हैं सिक्स्थ एडिशन में, और हमें उन्हें ही फॉलो करना होगा। बिल्कुल। सिक्स्थ एडिशन को भाव ये है डॉक्टर हरिमोहन चौधरी का कि भाई सिक्स्थ एडिशन को अपनाओ, सिक्स्थ एडिशन को इग्नोर मत करो, इससे भागो मत, उसी को फॉलो करो नियमों को, और करना होगा क्योंकि एडवांस वर्जन है हेनीमैन साहब के एडिशंस का ऑर्गन को लेकर के। आगे कह रहे हैं नया हेडिंग है, डेवलप्ड सिस्टम शुड बी हेल्ड। जो भी डेवलप्ड सिस्टम होता है उसका अभिवादन करना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए दोस्त। बिल्कुल। When we have an improved system based on reason whose methods of application have been scientifically experimented and proved to be more effective, we should not stick to the old. ये एक सलाह दे रहे हैं एक तरह से डॉक्टर हरिमोहन चौधरी, कह रहे हैं जब हमारे पास एक इम्प्रूव्ड सिस्टम आ गया जो रीजन्स के ऊपर आधारित है, जिसके मेथड ऑफ एप्लीकेशन जो है साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंटेड और प्रूव्ड है और ज्यादा इफेक्टिव भी हैं, तो फिर हम पुराने वालों से क्यों चिपके रहे हैं? हमें उनसे नहीं चिपका रहना है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सही बात। बशर्ते जो नया आया है वो रीजनिंग के ऊपर आधारित है, जो नया आया है वो एक्सपेरिमेंटेड, साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंटेड है, प्रूव्ड है और ज्यादा इफेक्टिव है, सारी कसौटियों पे तो खरा उतरा हुआ है जो नया आया। और फिर भी आप डॉगमेटिक हो रहे हो, रूढ़िवादी हो रहे हो, नहीं हम तो साहब पुराने वाले के हिसाब से चलेंगे। तो इसमें बहुत ज्यादा समझदारी वाली बात उन्होंने नहीं बताई। प्रिजुडाइज एंड कंजर्वेशन आर रिएक्शनरी ट्रेंड्स एंड रिटार्ड एवोल्यूशनरी प्रोसेस। अभी यहां नहीं रुके, हरिमोहन साहब कह रहे हैं कि ये जो आपका प्रिजुडिसनेस है, जो आप चिपके पड़े हो पुराने वाले एडिशन से, ये जो आपकी संकीर्णता है किसके मामले में? आर रिएक्शनरी ट्रेंड्स, ये जो आपका आदत बन गई है प्रतिक्रिया देना, अपनी छोटी मानसिकता से आप रिएक्टिव हो रहे हो, ये आपके इवोल्यूशनरी प्रोसेस को धीमा कर देगी। आप इवॉल्व हो ही नहीं सकते यदि आप पुरानी चीजों पे अटके रहोगे, नए विकास का स्वीकार वो नहीं करोगे, स्वीकार नहीं करोगे नए परिवर्तन को। बिल्कुल। फिजिशियंस विद रेशनल आउटलुक should welcome the master's latest innovations and findings which he claims to be nearly perfect and which have been proved and effective through practical applications. हरिमोहन साहब कह रहे हैं कि जो फिजिशियंस हैं जिनका रेशनल आउटलुक है, जो एक नीति संगत, जिनका एक नजरिया है, वो मास्टर के लेटेस्ट इनोवेशंस का स्वागत करेंगे, उनकी फाइंडिंग्स का,
विच ही क्लेम टू बी नियरली परफेक्ट, जिसको मास्टर ने क्लेम करा है कि नियरली परफेक्ट है, उसका स्वागत करेंगे। वो फिजिशियन जो रेशनल प्रैक्टिशनर हैं, जिनका रेशनल नजरिया है, जो ब्लाइंड नहीं चलते हैं। विच हैव बीन प्रूव, और मास्टर का जो लगभग परफेक्ट है, जिसको उन्होंने प्रूव करा है इफेक्टिव होने के नाते और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के नाते, यानी कि वो उसको स्वीकार करेंगे। ये थोड़ा सा जोर देके इस पैराग्राफ में ये कहा कि भाई उस पर ध्यान दो, उसे अपनाओ तो सही, आओ तो सही सिक्स्थ एडिशन की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग है रीजंस ऑफ डिले इन पब्लिकेशन ऑफ द सिक्स्थ एडिशन। सिक्स्थ एडिशन इतना लेट पब्लिश हुआ, इसके क्या कारण थे? डॉक्टर हेमंत चौधरी साहब कह रहे प्रीवियसली इट हैज बीन मेंशन्ड दैट फ्रॉम 1838 टू 1842 Henneman was engaged in the revising and recasting experiment and counter experiment of his new findings in the sixth edition in all its aspects and finally completed the manuscript in 1842. Previously it has been mentioned, इससे भी पहले ये मेंशन हो चुकी है बात कि 1838 से लेकर के 1842 तक हैनीमैन साहब एंगेज थे, बिजी थे, रिवाइज करने में, रिकास्टिंग करने में, एक्सपेरिमेंट को और काउंटर एक्सपेरिमेंट को करने में बिजी थे, अपनी नई फाइंडिंग्स के अनुसार जो उन्होंने सिक्स्थ एडिशन में दिए, हर एक एस्पेक्ट में उनको एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस करे थे, ऑब्जर्व करे थे, और फाइनली उन्होंने ये मैन्युस्क्रिप्ट तैयार कर दी थी 1842 में। In the letter dated 20 February 1842 to Mr. Schaub in Düsseldorf, his publisher, Henneman wrote, I have now, after 18 months of work, finished the sixth edition of my organon, the most nearly perfect of all. और इस बात का सबूत ये मिला है, दे रहे हैं कि 20 फरवरी 1842 को डॉक्टर हैनीमैन साहब ने अपने पब्लिशर को एक लिखा था, जो डुसलडॉर्फ में थे, मिस्टर शॉब। उन्होंने लिखा कि मैं अब 18 महीने के काम करने के बाद मैंने सिक्स्थ एडिशन को, मेरा जो ऑर्गेनन का, उसे फिनिश कर लिया, उसे पूरा कर दिया है, और मोस्ट नियरली परफेक्ट ऑफ ऑल है ये एडिशन। इसको मैंने पूरा कर लिया, 18 महीने इस पे मैं काम करता रहा, और ये उन्होंने लिखा अपने पब्लिशर को। वी आर सॉरी टू स्टेट दैट इन स्पाइट ऑफ हिज अटमोस्ट डिजायर ही कुड नॉट पब्लिश इट बिकॉज ऑफ द बंगलिंग ऑफ हिज जर्मन पब्लिशर। हरिमोहन साहब कह रहे हैं कि खेद के साथ या सॉरी के साथ मैं ये कहूंगा कि उनकी अटमोस्ट डिजायर होने के बावजूद भी, उनकी तीव्र इच्छा होने के बावजूद भी हैनीमैन साहब की कि भाई छप जाए, इसको लेके आओ मार्केट में, वो पब्लिश नहीं हो सका जर्मन पब्लिशर्स की बंगलिंग की वजह से, उनके घपले घाल पेल की वजह से। उन्होंने साथ नहीं दिया जर्मन पब्लिशर्स ने। Next year, on July 2nd, 1843, the word is lost. Dr. Henneman and the great advancement in homeopathy remained unpublished. और भैया ये बंगलिंग करते रहे जर्मन पब्लिशर, टालमटोल करते रहे, घपला करते रहे, गोलमाल करते रहे उनके साथ, और भैया अगले ही साल 2 जुलाई 1843 को दुनिया ने हैनीमैन साहब को खो दिया, और उसी के साथ जो ग्रेट एडवांसमेंट था होम्योपैथी में, वो अनपब्लिश रह गया उनके जाने के बाद। द मैन्युस्क्रिप्ट रिमेन्ड इन पोजेशन ऑफ हिज सेकंड वाइफ मैडम मेलेनी। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट थी अमितपाल भाई, ये उनकी जो दूसरी पत्नी थी मैडम मेलेनी, उनके पास रही, उनके पोजेशन में थी। It could not see the light of the day in her lifetime because her unexpected greed for money. और भैया वो उसके इतना पैसा चाहती थी, अनएक्सपेक्टेड लालची
होने के नाते इतना धन चाहती थी कि उन्होंने वो आसानी से किसी को दी ही नहीं जब तक वो जिंदा रही। और उसका कारण था ना देने का अनएक्सपेक्टेड ग्रीड फॉर मनी। वो बेहिसाब पैसा चाहती थी उस मैन्युस्क्रिप्ट का, जो नहीं दे पाया होगा। तो वो भाई उनके जीवन काल में वो आई नहीं लाइट ऑफ द डे दुनिया के सामने। Hahnemann's close friend and relative Dr. Boning Hassan and many other French, British and American friends and admirers spread no pains for its publication. आगे कह रहे हैं ऑथर हरीमोहन साहब के, हैनीमैन साहब के जितने भी फ्रेंड थे, रिलेटिव थे, जैसे डॉक्टर बोनिंग हसन साहब बहुत फ्रेंड थे उनके क्लोज, और बहुत सारे फ्रेंड फ्रांस के, ब्रिटिश के, अमेरिका के जो दोस्त थे, और उसके अलावा जो एडमायर्स स्प्रेड, जो और भी फैले हुए थे उनके अलावा, जो उनके मित्र क्लोज फ्रेंड, उन्होंने भी सिरदर्दी ना ली इसको पब्लिकेशन कराने में। उन्होंने भी कोई कष्ट नहीं उठाया। बट ऑल वर इन वेन बिकॉज भैया सर इसका मतलब है उन्होंने सारे, मतलब उन्होंने स्पेड नो पेस, मतलब उन्होंने सारे, अच्छा, कोई प्रयास नहीं छोड़ा था। हाँ, कोई प्रयास नहीं छोड़ा। थैंक यू दोस्त, थैंक्स फॉर करेक्शन। उन्होंने भी कोई भी कोशिश नहीं छोड़ी दर्द लेने में। उन्होंने भी भरसक प्रयास करा है ना भाई, ऐसा आराश्रय है ना भाई। जी सर, जी सर, जी उन्होंने भी बहुत ही प्रशंसीय काम करा। हाँ, ये मैंने गलत हिंदी में लिख दिया। उन्होंने भी कष्ट उठाने में, या उन्होंने भी कोई भी कोशिश नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। कह रहे हैं बट ऑल वर इन वेन बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट। परंतु सब कुछ उनका जो प्रयास था वो बेकार ही चला गया, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट अवेलेबल ही नहीं हो पाई उनके सामने, बहुत कोशिशों के बावजूद भी। ओके, ये है श्रेय भाई इसका, कि उन्होंने बहुत प्रयास किया फिर भी नहीं वो कामयाब हुए। एट लास्ट डॉक्टर हेल मैनेज टू प्रिक्योर द सेम एंड पब्लिश इट इन ओरिजिनल ओनली इन 1920 एंड डॉक्टर विलियम बोरिक पब्लिश्ड इट्स इंग्लिश वर्जन इन 1921। फिर आखिरकार डॉक्टर हेल साहब ने मैनेज करते हुए इसे प्राप्त कर लिया सेम एंड बिल्कुल ऐसे ही सेम अवस्था में, और पब्लिश कर दिया इसके ओरिजिनल कॉपी को 1920 में। और इसका इंग्लिश वर्जन फिर डॉक्टर विलियम बोरिक ने 1921 में इंग्लिश वर्जन इसका पब्लिश करा। इस तरह से ये 1921 में इंग्लिश के रीडर्स के सामने आई डॉक्टर श्रेय। इसके बाद 1843 के बाद, 1842 के बाद, तो 1842 का मतलब ये है कि 78 या कितने ईयर हो गए वो, 18 कम करो 100 में से 88 72 तो इधर और 21 इधर है जी, 73 93 लगभग 90-95 साल के लगभग, ये 95-93 साल के लगभग अमित शर्मा भाई ये रोशनी में ही नहीं आया मैन्युस्क्रिप्ट। कह रहे इन 1920-21 this last edition of Organon saw the light of the day. Its novel aspects, peculiarities and specialties remained in the dark and beyond the knowledge of mankind. 1920-21 में ये जो लास्ट एडिशन था ऑर्गेनन का, इसने लाइट ऑफ द डे देखा, ये रोशनी में आया अपने नए नए एस्पेक्ट के साथ, पिक्युलरिटीज के साथ, और जो स्पेशलिटीज थी, जो इसकी स्पेशलिटी रही अंधेरे में, एंड बियॉन्ड द नॉलेज ऑफ मैनकाइंड, यानी कि जो मानवता की नॉलेज के सामने नहीं आ पाई, अंधेरे में बनी रही, वो 1920-21 में आई। अमित, यही रीजन रहा होगा। देखो भैया, लगभग 100 साल मान लेते हैं, 95 93। हाँ नहीं, हाँ तो ये आया नहीं, तो इतने सेंटिसिमल फ्लेयर अप हो चुका होगा लगभग 100 साल में, पूरी तरीके से, खूब तरीके से। हाँ, तो तब तक
इसको फिर भाई उनका फिफ्थ यूज एडिशन पे लेस। काम करते रहे ना, तो फिफ्थ एडिशन में ऐड डाउन करने की कोशिश करी जो उस समय के डॉक्टर थे प्रयास करते हुए। तो उसी में 30 से जी 200, 1M, 10M, 50M, CM हाँ जी उधर हाँ जी। पहुंच गई दवाइयों की। सेंटिसिमल खूब फ्लेयर अप कर रहा था। लगभग सही 100 कह रहे साल हो आप। बहुत होते हैं। हाँ, बिल्कुल। और वो होना भी वही था। जब मास्टर तो चला गया डायरेक्शन देने वाला, तो उस समय जो जी उस समय के जो मास्टर रहे, उन्होंने अपने हम्म अपने लेवल से बहुत प्रयास करा। लेकिन फिर जब ये हम्म छठा एडिशन 1920-21 में आया, तो फिर नया सब कुछ नया पहलू था। हम्म तो कह रहे इवन दो वन ऑफ इट्स ट्रांसलेटर्स डॉक्टर बोरिक पब्लिश्ड इट, yet his world famous medical firm Boric and Tefel has not even up to this day prepared medicines according to this new method। यहाँ बड़ी अच्छी सी हम्म बात कह रहे डॉक्टर रिमन चौधरी कि जो इसके ट्रांसलेटर हैं बोरिक साहब, हम्म क्योंकि डॉक्टर हम्म, विलियम बोरिक सिक्स पोटेंसी से ऊपर नहीं आए कभी। हाँ जी। कह रहे इसके जो ट्रांसलेटर है जिन्होंने इसे पब्लिश करा, हम्म उनकी वर्ल्ड फेमस मेडिकल फर्म होते हुए भी बोरिक एंड टेफल आज तक भी वो इस दिन तक भी प्रिपेयर नहीं कर पाई मेडिसिन को इस नए मेथड के हिसाब से। वो 50 मिलीसिमल हम्म नहीं बना पाई बोरिक साहब की भी, बोरिक एंड टेफल हम्म, नाम से जो फर्म है, जबकि वो इसके ट्रांसलेटर हैं। हाँ और उनकी जब हम बुक पढ़ते हैं विलियम बोरिक की मैट्रेमेडिका, तो वो अपनी थर्ड पोटेंसी, सिक्स पोटेंसी से ज्यादा और मैक्सिमम कहीं 30 कहा होगा, नहीं तो वो हम्म सिक्स पोटेंसी, थर्ड पोटेंसी, इनकी प्रैक्टिस की ज्यादा वकालत करते हैं विलियम बोरिक साहब। बिल्कुल। कह रहे हैं बट अनफॉर्चुनेटली लाइक मेनी अदर्स दैट फर्म हैज टेकन द लीड इन द preparation and selling of alpha tonic, brain tonic, neurotonic, and many other pseudo homeopathic drugs in utter negligence and violation of the fundamental principles of homeopathy। यहाँ बड़ा दुख सा हम्म दिखाते हुए बात कर रहे हैं। कह रहे दुर्भाग्य ये है कि दूसरे औरों की तरह ये फर्म भी, हम्म बोरिक एंड टैफल भी हम्म तैयार हम्म करने में लगी हुई है, बेचने में लगी हुई है अल्फा अल्फा टॉनिक, ब्रेन टॉनिक, नारोटॉनिक और दूसरे स्यूडो होम्योपैथिक ड्रग्स को हम्म घोर लापरवाही करते हुए, उल्लंघन करते हुए, फंडामेंटल हम्म, प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथिक का उल्लंघन करते हुए आज भी इसी में लगी पड़ी। और आज भी बहुत प्रोडक्ट आते हैं बोरिक एंड टफल के। हाँ, तो वो तो कह रहे हैं ना कि आज भी, हाँ, और जबकि ट्रांसलेटर रहे वो इसके, वो फिर भी नहीं अपना हम्म पाए इसको। कह रहे हैं कि एट लास्ट इन अप्रैल 1950 इशू ऑफ द ब्रिटिश होम्योपैथिक जर्नल, डॉक्टर चार्ल्स फोर्ड ऑफ लॉजन France drew the attention of the world homeopathic physicians to the sixth edition of the organon in his article My Experience about Hahnemann's 50 millisimal scale potency। तो भैया अमित पाल 1950 में, फिर अप्रैल 1950 में जो ब्रिटिश होम्योपैथिक जर्नल था, उसमें डॉक्टर चार्ल्स फोर्ड ऑफ लॉजन फ्रांस ड्रू जो साहब थे, उन्होंने ध्यान खींचा दुनिया का होम्योपैथिक फिजिशियन, वर्ल्ड होम्योपैथिक फिजिशियन का सिक्स एडिशन ऑफ ऑर्गेनन की तरफ। अपना यह आर्टिकल देते हुए उन्होंने आर्टिकल दिया डॉक्टर चार्ल्स फोर्ड ने, माई एक्सपीरियंस अबाउट हैनीमैन्स 50 मिलीसिमल स्केल पोटेंसी, मेरा क्या अनुभव रहा 50 मिलीसिमल स्केल ऑफ पोटेंसी के तहत हैनीमैन साहब की। उस ये आर्टिकल छापते हुए उन्होंने ध्यान खींचा। अगेन फ्रॉम 1954 टू 1956 डॉक्टर पियरे स्मिथ published his valuable essays to other species about the new method of the organon sixth edition in the British Homeopathic Journal। और फिर 1954 से लेकर के 1956 में डॉक्टर पी स्मिथ साहब ने पब्लिश किया अपने वैल्यूएबल एसेज को, अपने बहुत ही कीमती जो एसेज और अपनी स्पीचीज को न्यू मेथड ऑफ ऑर्गेनन के बारे में जो सिक्स एडिशन में दिया था, उन्होंने भी ब्रिटिश होम्योपैथिक जर्नल में उसको पब्लिश करा। यह कहा द जर्नल ऑफ द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एंड सच अदर जर्नल
और इसके साथ साथ दूसरे जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी के जर्नल थे उसमें भी कहा स्मिथ साहब ने, और दूसरे जर्नल्स में भी कहा। इन दिस वे दीज टू लर्न एंड वर्ल्ड फेमस होम्योपैथ opened the door of hidden treasure to the last edition of the organon, for which we are very grateful to them। तो इस तरह से ये दो लोग भाई बहुत ही मशहूर जाने माने होम्योपैथ ने दरवाजा खोला इस हिडन ट्रेजर का लास्ट एडिशन ऑफ द ऑर्गेनन के, जिसके लिए हम उनके बहुत ज्यादा आभारी रहेंगे, आभारी हैं जी। पी स्मिथ साहब के और डॉक्टर चार्ल्स फोर्ड के। उन्होंने सबसे पहले 6th एडिशन को दुनिया के सामने एक तरह से आवाज उठानी शुरू करी उसके बारे में। कह रहे इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सिस्टम इन इंडिया एंड बांग्लादेश। ये सिस्टम का इंट्रोडक्शन इंडिया में और बांग्लादेश में कैसे हुआ, सिस्टम का होम्योपैथिक। सिंस 1957 आवर रेस्पेक्टेड को रिसर्चर्स डॉक्टर दीपेंद्र कुमार रॉय, डॉक्टर खगेंद्र नाथ बोस and Dr. Bijoy Kumar Bose started discussion on this new system in the Bengali monthly Hanuman and Hanuman Publishing Corporation Limited, कुछ ऐसा। अच्छा, ये 50 मिलीसिमल की बात कर रहे हैं। 50 सिस्टम की होम्योपैथी तो बहुत पहले आ गई थी, राजा रणजीत सिंह के टाइम पे आ गई थी, पंजाब के महाराजा हुए। तो कह रहे हैं कि 1957 तक आवर रेस्पेक्टेड को रिसर्चर्स, हमारे जो सम्मानित को रिसर्चर्स रहे हैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार रॉय, डॉक्टर खगेंद्र नाथ बोस, डॉक्टर बिजोय कुमार, उन्होंने डिस्कशन शुरू करा इस न्यू सिस्टम पर बंगाली में, जो मंथली हैनीमैन एंड हैनीमैन पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो प्राइवेट थी उसके तहत प्रिपेयर्ड सम मेडिसिन इन परसुएंस ऑफ द 50 मिलीसिमल स्केल ऑफ पोटेंसी। उन्होंने तैयार करनी शुरू करी 50 मिलीसिमल स्केल ऑफ पोटेंसी। सो इंडिया बिकम द पायनियर इन दिस रेस्पेक्ट। तो इसलिए इंडिया जो है वो पायनियर है इस पहलू में, यानी कि सबसे पहले इंडिया में यहाँ पे ये शुरू हुई। देन सिंस 1958 इन बांग्लादेश, ब्रैकेट में कह रहे हैं द देन ईस्ट पाकिस्तान, वेनरेबल डॉक्टर चंदीपाड़ा चक्रवर्ती also started experiment with this new method and wrote many articles in many homeo journals। और उसके बाद फिर 1958 में जो अब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान बन चुका था, वहां पे जो आदरणीय डॉक्टर साहब हैं चांदीपाड़ा चक्रवर्ती, उन्होंने स्टार्ट करा एक्सपेरिमेंट करना इस नए मेथड को, और उन्होंने लिखे बहुत सारे आर्टिकल होम्यो जर्नल्स में। डॉक्टर चक्रवर्ती इज द इंट्रोड्यूसर ऑफ दिस सिस्टम इन बांग्लादेश। डॉक्टर चक्रवर्ती ने बांग्लादेश में 50 मिलीसिमल का इंट्रोड्यूस किया। It is because of his labor and zeal that Bangladesh has won the second place in the world in giving the shape to this new method। और इस तरह से बांग्लादेश दूसरा बना इस दुनिया में 50 मिलीसिमल को आकार देने में, शेप देने में, इस नए मेथड के रूप में। लास्टली कॉस्मोपॉलिटन होम्यो लेबोरेटरी एंड स्टोर्स of Chittagong started preparation and distribution of medicines of new scale commercially since 1962। और आखिर में जो सर्वव्यापी है, एक तरह कॉस्मोपॉलिटन का मतलब जो हर जगह एक तरह से फैली हुई है, ये भाव दे रहे। होम्यो लेबोरेटरी और स्टोर जो है चिटगोंग के, उन्होंने स्टार्ट करा प्रिपरेशन करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए मेडिसिन को नए स्केल की कॉमर्शियल लेवल पे 1962 से ये उसमें आई मार्केट में एक तरह से। तो ये भाई इस तरह से इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सिस्टम इन इंडिया एंड बांग्लादेश है। एक हेडिंग और कर लेते हैं, या कोई पॉइंट रखना है किसी का, कोई बात करना चाह रहा है तो बात करें, यहीं रुक जाएंगे फिर।
हेलो। सर इसका मतलब फर्स्ट कंट्री जो है वो बांग्लादेश थी जिसने ये इंडिया अडॉप्ट करा। पहले है, इंडिया फिर है, सेकंड है बांग्लादेश। इंडिया अच्छा। में सबसे पहले ये पब्लिश हुई 50 मिली, और बल्कि दुनिया में सबसे पहला कंट्री इंडिया ही है 50 मिलीसीमल को देने वाला भी। हाँ। और दूसरे नंबर पे डॉक्टर हरिमन चौधरी साहब के हिसाब से बांग्लादेश है। और फिर इसी तरह से जो चिटगोंग के जो ये है होम्यो लेबोरेटरी एंड स्टोर ऑफ चिटगोंग, ये इन्होंने 1962 में इसको कॉमर्शियली नई न्यू स्केल को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया दुनिया में। ऐसा कुछ भाव आ रहा है। जी। चलो ठीक है, यही रुके अमित पाल। और किसी का कोई जी। यहाँ क्वेरी या कुछ अपना बात रखना चाह रहा है कोई 50 मिलीसिमल को लेकर के, या कोई सेंटीसिमल को लेकर के, लिटरेचर को लेकर के किसी के दिमाग में कोई सवाल उठ रहा है? बस यही पूछना था, तो हम लोग को मतलब स्टार्टिंग डोज 50 मिलीसिमल से स्टार्ट करनी चाहिए। हाँ करनी हाँ। चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। सेंटीसिमल के साथ साथ अभी डॉक्टर अभिषेक सर है, बहुत अच्छा इन्होंने एक दिन आइडिया दिया था कि मैं एक्यूट में सेंटीसिमल से ले लेता हूँ, लेकिन क्रॉनिक में मैं कोशिश करता हूँ 50 मिलीसिमल की प्रैक्टिस करने की। तो हम धीरे धीरे कुछ केसेस में इसको, जहां हम कंफर्म होते हैं जनरली और ज्यादा हमें दृढ़ विश्वास होता है अपने सिलेक्शन पे, वहां तो जरूर 50 मिलीसिमल से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन बस इसमें एडिशन कम है ना, तो कम है तो फिर ज्यादातर केसेस क्या, में जो है क्या कह रहे हैं बेटा? आप आपकी आवाज दूर हो रही है, पहली बात तो आप अपना 50 मिलीसिमल में जैसे कि बताया गया कि एग्रीवेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं ना। हाँ हाँ 50 मिलीसिमल में एग्रीवेशन के चांस तो बहुत कम होते हैं हाँ, ना। कम कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं। हाँ और बताओ फिर। हाँ। फिर तो फिर वो हम लोग को, तो अगर जो मेडिसिन थोड़ी कम भी कंफर्म हो तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं ना। हाँ ये नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि वहां आपका उत्साह बढ़ेगा। अगर हाँ। कम कॉन्फिडेंस है तो एक बार को थोड़ा सा डगमगाएंगे, अगर ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो वो रिजल्ट तो बहुत अच्छा आने वाला है, जो आपको और तेजी के साथ इसकी तरफ को बढ़ाएगा, इसकी तरफ रुझान बढ़ाएगा। लेकिन एक यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी तो हो सकती है कि वो टुवर्ड्स योर, क्योंकि बहुत ही जैसे माइन्यूट वो वेरी गुड बच्चा, आप जाओ थोड़ा सा, ठीक है। वो जो कह रहे हैं थोड़ा सा वो डोज बहुत माइन्यूट होती है ना पोटेंट में 50 मिलीसिमल में। तो अगर जो हम लोग ये भी एक डिलेमा के भी स्टेट में रह सकते हैं कि क्या कहते हैं क्योर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे हम लोग 200 का ड्रॉपर दे दिया है तो हम लोग को पेशेंट सही जा रहा है नहीं जा रहा है तुरंत पता चल जाता है। 15 डेज के फॉलोअप में हम लोग को पता आइडिया लग जाता है कि वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। लेकिन लेकिन अगर जो इस हाँ कंडीशन में हम लोग को आइडिया जल्दी लग पाएगा कि नहीं कि वो हाँ, सही बहुत जा रहा अच्छा, है कि आपका बहुत अच्छी क्वेरी आपकी आई है। मैं आपको बता दूं कि आपकी 50 मिलीसिमल स्केल की भी डोज इतनी छोटी हो ही नहीं सकती कि जो आपको डिलीमा में डाले। नहीं। अच्छा जी। हाँ, इतनी मिनिमम डोज आप तैयार कर भी नहीं सकते। 279 पढ़ दे रहा हूँ। बहुत ही अच्छा आपका सवाल है और इतना अच्छा लग रहा है मुझे, प्रीति जी आनी चाहिए क्वेरी। 279 एफोरिज्म में पहले भी मैं जिक्र करा था, उसमें क्या कहा, और फुट नोट 135 में भी कहा। 279 में मैं पढ़ के बता देता हूं कि दिस प्योर एक्सपीरियंस शोज यूनिवर्सली that if the disease do not manifestly depend on the considerable deterioration of an important viscous। ये आवाज को डिस्टर्ब हो रही है, इससे रोको, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं मैं। कह रहे हैं कि प्योर एक्सपीरियंस से ये दिखता है सर्वव्यापी हर जगह कि यदि डिजीज कंसिडरेबल डेटोरेशन ऑफ एन इंपोर्टेंट विस्कस के ऊपर ही ना हो, जिसमें बहुत ज्यादा कोई डेटोरेशन ना हो गया हो शरीर में किसी विसरा में, अगर ऐसा डिजीज आपके पास आ रहा है तो कह रहे हैं, ब्रैकेट में कह रहे हैं, इवन दो इट बिलोंग टू द क्रॉनिक और कॉम्प्लिकेटेड डिजीज, भले ही चाहे वो क्रॉनिक डिजीज क्यों ना हो, कॉम्प्लिकेटेड डिजीज क्यों ना हो, अगर वहां कंसिडरेबल डेटोरेशन ऑफ इंपोर्टेंट विस्कस अभी नहीं हुआ है, और साथ में कह रहे हैं कि एंड इफ ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑल अदर एलियन मेडिसिन इन्फ्लुएंसेस
आर केप्ट अवे फ्रॉम द पेशेंट, और यदि दूसरी मेडिसिन का बंगलिंग ना हुई हो। दो कंडीशन आ गई प्रीति जी, यदि कोई विसरा डेस्ट्रॉय ना हो गया हो कंसिडरेबल लेवल तक, या फिर उसमें कोई एलोपैथिक या दूसरी मेडिसिन का बहुत ज्यादा टॉक्सिकेशन अगर ना हो गया हो। इन दो कंडीशन को छोड़ के हैनीमैन साहब कह रहे हैं द डोज ऑफ द होम्योपैथिकली सेलेक्टेड एंड हाईली पोटेंटाइज रेमेडी फॉर द बिगिनिंग ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एन इम्प्रूवमेंट of an important especially chronic disease can never be prepared so small that it shall not be stronger than the natural disease and shall not be able to overpower it at last in part and extinguish it from the sensation of the principle of life and thus make a beginning of a cure. प्रतीक जी आप सुन रहे हैं मुझे? जी हेलो, बॉस मैं सुन रही हाँ हूँ। अब कराऊंगी, देखो आवाज यहाँ है ना? बात आई है 279 में कि दो कंडीशन छोड़ के यदि जी डेटोरेशन ज्यादा आ गया हो किसी इंपोर्टेंट विस्कस का, किडनी ज्यादा डैमेज हो गई हो, लीवर सिरोसिस हो गया हो या बहुत ज्यादा, उस केस को हाँ। छोड़ के, या फिर बहुत लंबे समय से एलोपैथिक दवाई खा रहा है, टॉक्सिकेशन कर रहा है, उसको उन दो को तो साइड में रखा है हैनीमैन साहब ने। उनके अलावा उन्होंने ये कहा कि यदि दो ऐसी परिस्थिति ना हो तो आप इतनी छोटी खुराक बना ही नहीं सकते कि वो नेचुरल डिजीज पे ओवर पावर ना कर जाए। जी कितनी खूबसूरत बात है। तो यहाँ जो है स्मॉल डोज का जो भाव था आपका, वहां हैनीमैन साहब ने केवल उन केसेस के लिए तो कहा कि जब बहुत ज्यादा टॉक्सिकेशन हो रखा है, बहुत ज्यादा डेटोरेशन हो रखा है, अदरवाइज होम्योपैथिक की जो डोज है चाहे वो कितनी भी मिनिमम आप कर दो, वो नेचुरल डिजीज के ऊपर हावी होती ही है। हाँ बस लेकिन सेकंड कंडीशन तो ज्यादातर केसेस में पॉसिबल ही है ना, एलोपैथिक मेडिकेशन। हाँ तो यहाँ रिपीटिशन देने के लिए कह रहे हैं ना बेटा, यहाँ रिपीटिशन दे दो, उस पर दो धड़ाधड़ चोट पहुंचाओ अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो। वहां सिंगल डोज थोड़ी ना दे रहे। इसीलिए पूछ रही हूँ कि समझ में नहीं आ रहा है कि मेडिसिन सही जा रही है, क्योंकि पेशेंट जब हाँ लेकिन देखो समझ में आ जाएगा, वहां रिपीट करो, वहां मेडिसिन बार बार दो। फुटनोट 135 और मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, ज्यादा लंबा नहीं है, बहुत अच्छा आपने चूंकि यहाँ जिक्र करा। फुटनोट 135 में भी स्मॉल डोज रह जाती है नहीं रह जाती है, इसका डाउट को क्लियर कर रहे हैं हैनीमैन साहब। कह रहे हैं कि 135 फुटनोट में कह रहे हैं एज ऑल एक्सपीरियंस शोज that the dose of the specially suited homeopathic medicine can scarcely be prepared too small to effect perceptible amelioration in the disease for which it is appropriate. हैनीमैन साहब ने यहाँ फिर ये भाव दिया कि सभी अनुभवों से, सभी एक्सपीरियंस से ये दिखाई देता है कि जो डोज खास करके विशेष रूप से जो सूटेड होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो सिमिलिमम हो, वो बामुश्किल ही इतनी छोटी तैयार हो पाती है कि वो परसेप्टेबल एमिलेशन ना कर दे, आराम ना दे दे डिजीज में। ये किसकी आवाज आ रही है ये इस तरह से? फॉर विच, हाँ, और खास करके उस डिजीज को तो आराम देगी ही देगी जिसके लिए वो एप्रोप्रिएट होती है। मुश्किल से ही उतनी छोटी खुराक बना पाओगे कि वो कम पड़ जाए। वी शुड एक्ट इनजुडिशियसली एंड हर्टफुली वर we when no improvement or some though it be even slight aggravation ensues to repeat or even increase the dose of the same medicine as is done in the old system under the delusion that it was no efficacious on account of its small quantity. और बल्कि यहाँ पे एक बात और हैनीमैन साहब स्पेशली कह रहे हैं कि हम इनजुडिशियसली काम करने लगेंगे और हम चोट पहुंचाने लगेंगे लोगों को यदि आपकी पहली खुराक ने इंप्रूवमेंट दिया नहीं, और सम दो इट बी इवन स्लाइट एग्रावेशन, या फिर थोड़ा एग्रावेशन आ गया, यदि आप वहां रिपीट करोगे, उसको इंक्रीज करोगे डोज को सेम मेडिसिन की, जैसा कि ओल्ड सिस्टम में करते ही हैं। किस लिए करते हैं? अंडर द डेल्यूजन दैट इट वाज नॉट एफिकेशियस ऑन अकाउंट ऑफ इट स्मॉल क्वांटिटी, ये मानते हुए कि इसकी क्वांटिटी शायद स्मॉल रह गई है डोज की, इसलिए एग्रावेशन आ रहा है, या इसलिए इसने काम नहीं करा,
यदि हम इस भ्रम में रिपीट करते जाते हैं, ब्रैकेट में कह रहे हैं इट्स टू स्मॉल डोजेज, इसको बहुत छोटी स्मॉल डोज मान करके, तो वहां हम फिर गलत दिशा में चले जाएंगे। कह रहे हैं एवरी एग्रावेशन बाय द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सिम्टम्स व्हेन नथिंग अनटुवर्ड हैड अकर्ड इन द मेंटल और फिजिकल रेजिमेन invariably proves unsuitableness on the part of the medicine formerly given in the case of disease before us, but never indicates that the dose has been too weak. यदि कोई भी ऐसा एग्रावेशन आ रहा है जिसमें नए नए सिम्टम प्रोड्यूस हो रहे हैं, नए नए सिम्टम प्रोड्यूस होने के साथ जो कोई एग्रावेशन आता है डिजीज का आपकी डोज देने के बाद में भी, बशर्ते वहां पर कोई गलत ना करा उसने डाइट एंड रेजिमेन में, मेंटल और फिजिकल रेजिमेन में, तो वो इस बात का प्रूफ है कि आपकी दवाई अनसुटेबल है, ना कि डोज कम है। नए सिम्टम का आना एग्रावेशन के साथ ये बात को बताता है कि मेडिसिन अनसुटेबल है। ये नहीं है कि आपकी वहां डोज कम पड़ गई, क्योंकि कम डोज हो ही नहीं सकती जनरली, खास करके दो कंडीशन को छोड़कर। तो वहां कई बार ऐसा है कि अगर कॉम्प्लिकेटेड केस है, डॉक्टर प्रीति जी जैसे आप कह रहे कि आजकल तो टॉक्सिकेशन के साथ ही आते हैं, तो वहां कई बार सिंगल डोज से काम ना चल के वहां कई बार रिपीट करनी पड़ सकती है, तब वो इंप्रूवमेंट शुरू होगा। समझ रहे हैं ना? हेलो जी बॉस, मैं समझ रही हूँ जी। हाँ, तो देखो कुल मिला के डोज बहुत कम नहीं है। और फिर इसमें भी बड़ा अच्छा सा भाव में डॉक्टर अभिषेक का लूंगा फिर से, जो एक्यूट डिजीज है जिनमें इंटेंसिटी ज्यादा है, वहां आप अभी रिस्क एकदम मत लो, वहां सेंटीसिमल दो सिंगल डोज। और जो क्रॉनिक डिजीज है, खास करके डॉक्टर प्रीति जी, क्रॉनिक डिजीज की शुरुआत आप 50 मिलीसिमल से बड़े सेफली कर सकते हो, बड़ी सेफली कर सकते हो, बहुत अच्छे से काम करेंगे। है बेटा? एक प्रैक्टिकली केस पूछ रही, डाउट से मतलब वो डाउट ही है। अब जैसे मैंने एक पेशेंट को दवाई दी, ठीक है, अब उसका विटिलिगो था, ठीक है, वो 1 मंथ की मेडिसिन मैंने उसको दी थी, हालांकि वो 15 डेज में ही आया, और उसने ये बोला कि मेरा उसका गाउट का पेन बहुत ज्यादा एग्रवेट हो गया था। गाउट का पेन उसको था 550 में, और 2-4 महीने मतलब वो 6-7 महीने पहले मेडिसिन देने के बाद वो थोड़ा बढ़ के आ गया। विटिलिगो में तो सच मुझे कोई खास चेंज नहीं दिखाई दिया। विटिलिगो उसको ज्यादा भी स्टार्ट भी नहीं हुआ था, लिप्स पे ही है, तो इसलिए मैं उसको रिमार्केबली उतना देख भी नहीं, क्लियर भी नहीं कर पाई। अब उस कंडीशन में समझ में नहीं आया कि ये सही मेडिसिन है गलत मेडिसिन है, क्योंकि गाउट का पेन तो उसका बढ़ गया, विटिलिगो उतना अच्छा इम्प्रूव नहीं हुआ, और वो थोड़ा था इसलिए, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में होता तो पता चलता, और मुस्टैचेस वगैरह से मेल्स का कवर भी हो जाता है, तो इतना पता ही नहीं चला कि उसको विटिलिगो उसमें बेटर हो रहा है कि नहीं। तो ऐसी कंडीशन में समझ में नहीं आता कि मेडिसिन कंटिन्यू करे रोके, क्योंकि एग्रेवेशन तो उसको आ गया, आया पुराने सिम्टम का ही एग्रेवेशन, लेकिन ज्यादा इंटेंसिटी में आया। नहीं तो फिर तो आप सही दिशा में इसलिए हैं कि विटिलिगो जैसी केस में आप तुरंत तत्काल प्रभाव से थोड़े ना परिवर्तन देख पाओगे। एक बात, लेकिन कैंट साहब ये कहते हैं 12 ऑब्जर्वेशन में कि यदि ओल्ड सिम्टम रीअपियर तो मेडिसिन इज करेक्ट। जी, अगर ओल्ड सिम्टम जो पहले डिजीज रहे हैं वो फिर अब आ गए हैं या वो बढ़ गए हैं थोड़े से, तो मेडिसिन करेक्ट है। और विटिलिगो जैसे केस में धीरे धीरे कलर चेंज होएगा, तो आपका जो संकेत है वो ये है कि यदि ओल्ड सिम्टम रीअपियर हो गया है तो मेडिसिन तो करेक्ट बताते हैं कैंट साहब। जी। हाँ, तो हम उनका सहारा लेंगे। हम तुरंत विटिलिगो जैसे केस में हम ये कैसे कहते सब पहले कलर क्लियर होना चाहिए, बाद में जोड़ों का दर्द जाएगा। जी डॉक्टर प्रदीप जी, इसमें ना पहले भी बात हुई है, वही बात है कि आना चाहिए और बहुत अच्छा वेलकम साइन है। हाँ। लेकिन यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन ये रखना पड़ेगा कि उसकी सीवियरिटी और उसकी मतलब इंटेंसिटी और ड्यूरेशन। हाँ। ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत उसकी जानलेवा बन जा रहा है, या इतना भी ज्यादा ना जाओ कि 15-20 दिन महीने भर तक उसे बिल्कुल ही चैन नहीं लेने दे रहा। लेकिन हाँ, आपकी पेशेंट जो है ना वो वर्किंग है, और खास करके कॉर्पोरेट वाले हैं, वो इतना पेन टॉलरेट ही नहीं करेंगे, वो तुरंत जाते हैं एलोपैथिक मेडिसिन लेते हो, क्योंकि उनके पास जानते हैं मेट्रो सिटीज की लाइफ कैसी होती है, और वो भी जो MNCs वगैरह में जॉब करने वाले लोग, वो इतना पेन अपने लिए बेयर ही नहीं कर सकते, उनके पास टाइम ही नहीं है इतना,
तो ऐसी कंडीशन में डाउट होता है कि चीजों को कैसे करना, सही समझना है, क्या आप करना। डाउट मत करो, आप उनको बोलो करना हो तो ठीक है, नहीं तो अपना वहीं अंग्रेजी जाके खाओ, दिखाते रहो। अपोलो में जाओ, अपोलो में। ऐसे तो तुम फंसते रहोगे, हम फंसते रहेंगे, फायदा क्या फिर हमारा। देखो हमें भैया, ना, हमें अपने ऊपर ध्यान देना है कि हम सही जा रहे नहीं जा रहे। दूसरा एमएनसी में क्या है, उस पर हमें नहीं फर्क पड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ अच्छी बात यही है कि अगर ओल्ड सिम्टम रीअपियर हो रहा है, लेकिन बस ध्यान रखना कि उसकी सीवियरिटी का अमित शर्मा भाई अच्छा कह रहे हैं, लेकिन ओल्ड सिम्टम रीअपियर का मतलब गुड साइन है। और अच्छा साथ में ये भी है कि आने वाले समय में विटिलिगो थोड़ा रिग्रेस होना चाहिए। जी जी जी। तो ये हमारी आपस में तो इस लेवल की बात है। बाकी मरीजों का अपना अपना भाग्य है, कौन एमएनसी में है, कौन रात को जग के ड्यूटी कर रहा है, किसके भाग्य में क्या लिखा है। लोग इतना पेन टॉलरेट नहीं करते ना बेटा। बात वो बेसिकली हमारी नॉलेज पॉइंट ऑफ पार्ट ऑफ नॉलेज पे ये डिस्कशन बनता ही नहीं कि वो पेन बियर कर रहे नहीं कर रहे, या वो जल्दी भाग जा रहे हैं, या उनके जीवन में कितनी कठिनाई है। इससे हमारे लिटरेचर का लेना देना थोड़ा ही ना डॉक्टर प्रतीत। हाँ, हम ये देखें कि हमारा साइंस क्या बोल रहा है। बाकी तो अपना मैनेजमेंट है, उनका भाग्य है। ठीक है। हाँ, मैंने उसको हालांकि मैसेज किया कि आप मेडिसिन कंटिन्यू करिए, ठीक हो जाएगा, बट देखते हैं क्या होता है। चलो ठीक है बेटा, यही रुकते हैं। सबको राम राम, सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते। राम 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 राम।